बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसे हम कहते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ये क्या होती है, जिसे हम एसएलई भी अमूमन कहा जाता है। ये बीमारी क्या है, कैसे इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं, कैसे इसकी हम तशखीस करके इलाज करते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये जो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस है, ये अमूमन फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। यानी 90% जो है फ़ीमेल्स में ये मौजूद होती है, और उन फीमेल्स में जिनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान होती है उसमें बहुत ज़्यादा होती है। वरना ये मेल्स में जो है बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन मेल्स में भी अमूमन इसके केसेस सामने आते हैं। अब ये जो एसएलई है, ये अमूमन ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो अपने ही खिलाफ अमल करना शुरू कर देता है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जिसे हम एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी डबल स्टैंडर्ड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी टू एंटी स्मिथ एंटीजन, ये कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि हम आगे तशखीस में चेक करेंगे, डायग्नोसिस में आगे भी आएंगी। तो इस वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ इसको कहा जाता है। अब जो एंटीबॉडीज़ डिफरेंट के बॉडी सिस्टम के खिलाफ बनती हैं जब भी कोई बीमारी पैदा होती है, तो इससे सिस्टेमिक जो है सिम्टम्स आएंगे, इसीलिए इसको सिस्टेमिक डिजीज़ कहा जाता है। अब इसमें कुछ अलामात शो होंगी कि जो फीमेल्स है उसके अंदर जो है एक स्पेसिफिक किस्म का मुंह के ऊपर निशान बनेगा, जिसे हम नाक के ऊपर या चीक्स के ऊपर लाल किस्म का निशान बनेगा। लेकिन ये जो निशान है अमूमन नेज़ोलेबियल फोल्ड जो होता है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। नेज़ोलेबियल फोल्ड अमूमन उसी से को कहते हैं जो कि हम जब मुस्कुराते हैं तो हमारे नेज़ो मीन नाक और लेबियल मीन होंठ, उसके दरमियान एक रीच बनता है जिसे हम नेज़ोलेबियल फोल्ड कहते हैं। उसके दरमियान ये रैश नहीं होगा, लेकिन नाक और चीक्स के दरमियान ये रैश होगा, जिसे हम मेलर रैश या बटरफ्लाई रैश कहते हैं। ये सबसे पहली अलामत उसमें हो सकती है। साथ में जो है उसके साथ कुछ एसोसिएटेड इस तरह का मेलर रैश होगा, ये नेज़ियल लेबियल फोल्ड होता है। साथ में पेशेंट को आर्थराइटिस और आर्थ्रेल्जिया हो सकता है, यानी कि उसको जोड़ों का दर्द वगैरह साथ में हो सकता है। उसके जो हैंड्स होंगे, हाथों में जो है सफ़ेद किस्म के निशाना पड़ जाते हैं, हाथ सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि ऑटो एंटीबॉडी जो है वो जिस्म किस्म की वेसल्स या खून की नालियों को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। वेसल्स की इन्फ्लेमेशन, वेस्कुलाइटिस हो जाता है साथ में। अब हाथों में जो सफ़ेद और ज़ख़म वगैरह बनेंगे, सुन्न हो जाएंगे, तो इसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना भी कहते हैं। तो ये भी इन पेशेंट में एसोसिएटेड होता है। ये जो डिजीज़ है अमूमन ख़ानदान में चलती है, तो ये आगे भी ट्रांसफ़र होती रहती है। ये जो है मेन सिम्टम यही होते हैं कि बटरफ्लाई रैश, आर्थराइटिस और जो है रेनॉल्ड्स फिनोमेना। अब कुछ सिम्टम जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं, बहुत ही कम नज़र आते हैं, उसमें है कि पेशेंट जो है उसको बुखार हो सकता है, साथ में उसको जो है भूख वगैरह कम लगती है। कम खाएगा तो ज़ाहिर बात है उसका वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है। लिम्फेडिनोपैथी उसको होगी कि उसकी छोटी छोटी गिल्टियाँ बन जाएंगी किसी भी बॉडी के हिस्से पे। पेशेंट जो है सब सुबह उठेगा तो उसको मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकती है, साथ में उसके जोड़ जुड़े हुए हो सकते हैं, उसको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स उसको साथ में शो होंगे। अब कुछ जो सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि इसकी तशखीस में भी हेल्प करते हैं। सबसे पहला है कि डिस्कॉइड रैश इसमें बनता है, अमूमन स्किन पे डिस्क की तरह का होता है, एक सुर्खी जो भी बन जाती है। अब ये जो है पेशेंट जो है सेंसिटिव होते हैं, रिएक्शन करते हैं, जो कि जब इन पे सनलाइट या सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जिसे हम फोटो सेंसिटिविटी अमूमन कहते हैं। साथ में ऐसे पेशेंट के मुंह में जो है छाले वगैरह बनते हैं, अल्सर्स वगैरह बन सकते हैं। अब ये जो सिर्फ मुंह तक ही महदूद नहीं होते, ये आगे गले में भी जा सकते हैं, नाक में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टेमिक डिजीज़ है। ये इन्फेक्शन अगर लंग्स में जाएगा तो सिरोसाइटिस फेफड़ों में करवाएगा, यानी उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम प्लूरा कहते हैं, जिसे हम प्लूराइटिस कहेंगे। और उसके अंदर जो पानी होता है प्लूरा के अंदर, उस जो है वो भर जाएगा, उसे प्लूरा एफ्यूजन कहते हैं। अब फेफड़े जो हैं, लंग्स जो हैं, उनका साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा, उसका कोई सा कोलैप्स कर सकता है, जिसे हम एटीलेक्टेसिस कह सकते हैं। और लंग्स की जो है फाइब्रोसिस भी हो सकती है। तो ब्रीथिंग या सांस का मसला ऐसे पेशेंट को लाजमी होगा। अगर ये इन्फेक्शन हार्ट की तरफ चला जाएगा जब, तो फिर दिल की जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर झिल्ली है, उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो वो पेरिकार्डाइटिस करवा देगा। अब दिल के जो पट्टे होते हैं, जो उसकी दरमियानी लेयर है, जिसे मायोकार्डियम कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसे मायोकार्डाइटिस कहेंगे। अब दिल की जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है, जिसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं, जो वॉल्व जी जिसमें होता है, तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा। अब ऐसे पेशेंट जिनके दिल का मसला हो, उनमें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी भी पॉजिटिव होगी, तो हार्ट अटैक या दिल का अटैक भी उसको हो सकता है। फाली साथ में हो सकता है, क्योंकि उसको एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होगी, खून की नालियों में क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, चिकनाई के, फैट्स के। और साथ में जो है पेशेंट को अगर ये दिमाग की तरफ ये चला जाए इन्फेक्शन, तो उसको साइकोसिस हो सकती है। अब साइकोसिस दिमाग का प्रॉब्लम है, जिसमें ख्यालात डिफरेंट किस्म के पेशेंट को आते हैं कि उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है,
कोई ऐसी ऐसी चीज़ें उसको नज़र आती हैं जो कि होती नहीं हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उसको सुनाई देती हैं जो कि अमूमन नहीं होती। अमूमन नींद का मसला उसको हो सकता है कि उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी और बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी, सहन तनाव का शिकार पेशेंट हो सकता है। उसको दौरे वगैरह या सीज़ वगैरह भी पड़ सकते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन किडनी में या गुर्दों में चला जाए तो ये मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन करवाता है, जिसे हम प्लोरिफ्रेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसमें क्या होगा कि हम पेशेंट का इसलिए यूरिन एनालिसिस करेंगे तो उसमें प्रोटीन हमें मिलेंगी, ब्लड मिलेंगे, कास्ट मिलेंगी। तो हम उसका यूरिन एनालिसिस करते रहते हैं, साथ में ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी करते रहते हैं, क्योंकि ये किडनी और ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। साथ में जो है हम इसकी तशख़ीस के लिए, हम तशख़ीस पे अब आ चुके हैं कि इसके कुछ टेस्ट करवाते हैं डायग्नोसिस के लिए, जिसमें एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडी है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है जिसे हम एएनए कहते हैं, एंटीबॉडी टू स्मिथ एंटीजन है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी है। ये कुछ एंटीबॉडीज़ हम चेक करते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए। अब जो है हमने जितने भी सिम्टम्स और डायग्नोसिस देखे, इसमें से अगर कोई भी 4 चीज़ें पॉजिटिव आ जाएँ तो अमूमन हम चेक कर लेते हैं कि इस पेशेंट जो है उसको एसएलई यानी सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस हो सकता है। तो इस तरह कुछ इसकी डायग्नोसिस और तशख़ीस की जाती है। हमने इसके साइंस एंड सिम्टम्स भी देख लिए, डायग्नोसिस भी देख ली, इसका इलाज कैसे किया जाता है अब हम उसको देखेंगे। इलाज के लिए जो है इसके लिए अमूमन सन ब्लॉक क्रीम इस्तेमाल मतलब कर सकते हैं, क्योंकि जो सूरज की शुआएँ हैं, अल्ट्रावायलेट रेड्स लाइट की ज्योति हैं, उससे बचने के लिए ये क्रीम लगाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब जो इसकी ट्रीटमेंट है ना, उसको हम तीन कैटेगरीज में मतलब डिवाइड करते हैं। एक है माइल्ड कंडीशन जो कि हल्की स्टेज होगी, एक होगी सीवियर कंडीशन और एक होगी मेंटेनेंस थेरापी। अब जो माइल्ड कंडीशन है ना, कि ऐसे पेशेंट जिनको जो है हल्की सी बीमारी होगी, यानी उसको जो है जॉइंट का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई रैशेस वगैरह हो सकते हैं, जिल्द का मसला हो सकता है, तो वो माइल्ड कंडीशन में होगा। उसको अमूमन पेन किलर से ही वो ठीक हो जाता है, एनाल्जेसिक जैसे पैनाडोल, पैरासीटामोल होती है। साथ में अगर उसको नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एनसेड में डिक्लोफेनिक सोडियम दिया जाए, जो कि डिक्लोनान के नाम से आता है, तो उससे अमूमन वो ठीक हो जाता है। साथ में उसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन सल्फेट वो भी दे सकते हैं, जो कि SCQ के नाम से आती है। इससे अमूमन जो माइल्ड कंडीशन वाले हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर इससे भी वो ठीक ना हो तो अमूमन उनको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, जिसमें स्पेयर कंडीशन आ जाती है। उसमें उनको स्टीरॉइड्स में प्रेगनीसोलोन दिया जाता है अमूमन। प्रेगनीसोलोन अगर ठीक ना हो 30 से 40 मिलीग्राम, जो कि एक बार दिया जाता है। साथ में उनको इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाएंगे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम अपने खिलाफ काम कर रहा होता है, तो उसमें मीथोट्रेक्सेट उनको दी जाती है। उसके साथ उसको एजाथायोप्रीन दी जाती है, ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट ही है। क्योंकि लार्ज थ्रेटनिंग कंडीशन जो है ब्रेन की तरफ जाएगा, सीएनएस की तरफ जाएगा, जैसे हमने देखा कि साइकोसिस हो रही होती है, तो माइकोफिनोलेट उसको दे सकते हैं, ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट है। मोफिटेल जो कि इम्यूनिटी को दबाता है। अब जो वो लोग जिनको लाइफ थ्रेटनिंग यानी सीवियर कंडीशन होगी, उनको हम साथ में इसकी डोज बढ़ा देंगे, यानी स्टीरॉयड्स है ना, तो उसकी स्टीरॉयड बढ़ा दी जाती है, यानी मिथाइल प्रेगनीसोलोन की पल्स थेरापी दी जाती है। पल्स थेरापी मीन को उसको रोज़ नहीं देते, यानी 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देते हैं आईवी, और उसका डोज जो है इस तरह बढ़ाते जाते हैं। साथ में उसको साइक्लोफॉस्फामाइड जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है 15 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से दिया जाता है, यानी एक दिन देना है, फिर 2-3 हफ्ते बाद देना है, मतलब बिल्कुल भी नहीं देना, और इस तरह 6 साइकिल्स मुकम्मल किए जाते हैं इसके। ऐसे पेशेंट्स को माइकोफिनोलेट मोफिटेल भी दी जाती है, लेकिन उसकी डोज ज़्यादा की जाएगी, साथ में उसको स्टीरॉयड्स भी मिला दिया जाता है। क्योंकि स्वेयर कंडीशन है, तो स्वेयर कंडीशन के लिए हम साथ में उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यानी बेलीमुमैब भी दे सकते हैं, जो कि बिनाइलस्टा के नाम से आती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको प्रोटीन की थेरापी के साथ ही शामिल कर सकते हैं। आखिरी जो चीज़ है कि मेंटेनेंस थेरापी, हमने माइल्ड कंडीशन की थेरापी भी देख ली, स्पेयर कंडीशन की भी देख ली, अब है मेंटेनेंस थेरापी, जो कि मेंटेनेंस थेरापी है कि पहले ज़्यादा डोज हम देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है, फिर हम उसको एक मेंटेनेंस डोज पे रखते हैं जो कि उसकी अमूमन चलती रहती है। उसमें हम अमूमन देते हैं स्टीरॉयड्स जो कि प्रेगनीसोलोन 10 से 15 मिलीग्राम डेली देते हैं, साथ में एजाथायोप्रिन जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट है 2 से 2.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से। तीसरी माइकोफिनोलेट मोफिटेल भी दे सकते हैं जो कि 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, और साथ में मीथोट्रेक्सेट इम्यूनोसप्रेसेंट 10 से 15 या 25 मिलीग्राम जो कि अमूमन वीक या हफ्ते में एक बार दी जाती है। तो इन कुछ दवाइयों से सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस SLE को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसका बर वक्त इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आई होप आपको SCLE से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है या आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन हासिल हो। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और डिजीज़ के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।